नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 40 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सुंदर नगर के धनियारा गांव में भारी तबाही हुई है। बादल फटने से 2 गाड़ियां बह गई, एक गाय की मौत की खबर है। इलाके के सभी संपर्क मार्ग टूट गए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। और ये देखिए, जो प्राकृतिक आपदा का रौद्र रूप है वो आपको नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें देखिए किस तरीके से बह रही हैं पत्ते की तरह। 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगभग 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए क्योंकि संपर्क मार्गों से ये इलाका कट गया है। सभी संपर्क मार्ग टूट गए हैं। सुंदर नगर के धनियारा गांव में भारी तबाही हुई है और ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी जिले की तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सभी इलाकों का जो संपर्क है वो टूट गया है, इसलिए रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें जरूर है, लेकिन लगातार कोशिशें जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये पहली तस्वीरें हैं जो वहां से आई हैं। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 40 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, लेकिन आशंकाएं अभी है कि बहुत सारे लोग लापता हो सकते हैं और रेस्क्यू को लगातार किया जा रहा है। मंडी के सुंदर नगर के धनियारा गांव में ये तबाही हुई है, जहां पर बादल फटा और उसके बाद अभी जो जानकारी मिल रही है कि 40 लोगों को बचाया गया है। बादल फटने के बाद 2 गाड़ियां बह गईं इस धारा में, एक गाय की मौत हुई है। इलाके के सभी संपर्क मार्ग टूट गए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। जो लोग कहीं फंसे उनको निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी ज़्यादा जान लोगों की बचाई जा सकती है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर मंडी में बादल फटा है। और ये जो बादल फटा है ये मुसीबतों का पहाड़ है जो टूट रहा है लोगों पर वहाँ के। और आप देखिए किस तरीके से जो रास्ते हैं वो टूट चुके हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें बह रही हैं, इतनी तेज पानी की धारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बड़ी बड़ी चट्टानें इस तरीके से बह सकती हैं पानी की धारा में, तो फिर घरों का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग इसकी चपेट में आए उनका क्या हाल होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बह गई और यही वजह है कि हालात यहाँ पर विकट हैं और इससे निपटने की कोशिशें अब लगातार जारी है। हम आपको तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की दिखा रहे हैं। तो सुंदरनगर के धनियारा गांव में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी की, जहां पर बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। ये पहली तस्वीरें आपके सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सड़क बनाने के दौरान एक हादसा हो गया। सड़क कटिंग के काम में लगी जेसीबी मलबे में दब गई। एक व्यक्ति ने कूदकर जान बचाई, दूसरा शख्स मलबे में दब गया। कर्णप्रयाग में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू इस वक्त किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भी हादसा हुआ है। कर्णप्रयाग में सड़क बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। सड़क कटिंग के काम में लगी जेसीबी मलबे में दब गई। मलबा इतनी तेजी से और इतनी बड़ी मात्रा में आया, हालांकि एक व्यक्ति ने कूदकर जान बचा ली, लेकिन दूसरा शख्स मलबे में ही दब गया है। कर्णप्रयाग में हादसे वाली जगह पर इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए तस्वीर हम आपको कर्णप्रयाग की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था। जेसीबी सड़क कटिंग के लिए रास्ता बना रही थी, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा मलबा आया और गिर गया। हालांकि एक व्यक्ति तो कूदकर भाग निकला वहां से, लेकिन एक व्यक्ति मलबे में ही दब गया, जिसकी तलाश चल रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये कर्णप्रयाग की हम तस्वीर आपको दिखाने हैं, जहां पर हादसा हुआ है और जेसीबी मलबे के नीचे दब गई, जिसमें एक व्यक्ति भी फंसा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है फिलहाल क्या स्थिति है? जो व्यक्ति दबा था क्या उसे ढूंढा जा सका या कोशिशें जारी हैं? जी देखिए, आदिबद्री क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था और यहाँ पर जेसीबी मशीन चला रहे 2 लोग थे जो जेसीबी में सवार थे।
ऊपर से मलबा आने के चलते जेसीबी जो है मलबे में दब गई है और एक व्यक्ति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो जेसीबी के साथ मलबे में दब गया है। सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस पहुंची और रेस्क्यू का कार्य अभी जारी है, लेकिन अभी तक न जेसीबी निकाल पाए हैं, न जो व्यक्ति उसमें दबा है उसका कुछ पता चल पाया है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये जितेंद्र काम चल रहा था यहाँ पर, तो हादसा किस तरीके से हुआ और क्या यहाँ पर वो तमाम सेफ्टी इंतजाम नहीं किए गए थे कि तुरंत लोगों को बचाया जा सके? जी देखिए, आदिबद्री क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क का कार्य किया जा रहा था, जेसीबी मशीन बीती शाम की घटना है, देर शाम की घटना है। ये सड़क कटिंग का काम कर रहे थे, अचानक से ऊपर से भारी पहाड़ का एक हिस्सा गिरा, वो जो जेसीबी के ऊपर गिरा और जेसीबी मलबे में दब गई। और जैसे ही आहट इसमें सुनाई दी तो एक व्यक्ति ने जैसे तैसे जान बचाई, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जेसीबी में सवार था वो भी जेसीबी के साथ मलबे में दब गया। और जो वहाँ पे अन्य लोग काम कर रहे थे उन्होंने इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों को दी और पुलिस प्रशासन को दी तो सभी लोग मौके पे तो पहुंच गए थे, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था। बिल्कुल, मलबा ज्यादा है, इसलिए चिंताएं ज्यादा है यहाँ पर। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 2 युवकों से 1 किलो 700 ग्राम सोना बरामद किया गया है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर दोनों युवक पकड़े गए हैं। दोनों युवकों ने अंडरवियर में छिपाकर सोना रखा था। बरामद सोने की कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो देखिए, ये सोने के जो बिस्किट हैं ये बरामद हुए हैं और इनकी जो मात्रा है ये है 1 किलो 731 ग्राम। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ये दोनों युवक पकड़े गए हैं। अपने अंडरवियर में इन्होंने सोना छिपा कर रखा था। बरामद सोने की कीमत 1.7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां पर बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया है। 2 युवक इसे लेकर जा रहे थे। बिजनौर में हाई प्रोफाइल चोरों की सीसीटीवी में पोल खुली है। फॉर्च्यूनर कार से चोर अस्पताल में दाखिल हुए और अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी की चोरी की। पीड़ित अस्पताल संचालक ने थाने में तहरीर दे दी है। बिजनौर पुलिस चोरों की खोजबीन में जुटी है। तो ये तस्वीर आई है बिजनौर से, जहां पर बैटरी की चोरी फॉर्च्यूनर पर बैठकर हो रही है। तो ये चोर भी बेहद शातिर हैं, अजीब है, या फिर कह लीजिए हाई प्रोफाइल हैं कि गाड़ी फॉर्च्यूनर और चोरी बैटरी की। फॉर्च्यूनर कार से चोर अस्पताल में दाखिल हुए और अस्पताल का जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी निकाल कर ले गए। पीड़ित अस्पताल संचालक ने थाने में तहरीर दी है। बिजनौर पुलिस अब चोरों की खोजबीन कर रही है। तो एक तरफ फॉर्च्यूनर बैटरी चोरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर चोरी हो गई। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर घर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर कार चोरी कर ली गई। देर रात चकेरी थाना क्षेत्र में घर के बाहर से चोरी हुई और फॉर्च्यूनर चोरी करते चोरों का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। फॉर्च्यूनर कार का शीशा तोड़कर गाड़ी ले गए। कार चोरी करने के लिए स्कूटी से 2 बदमाश आए थे। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काली रंग की फॉर्च्यूनर आपको दिख रही है। चोर आए और बड़े ही शातिर तरीके से उन्होंने फटाफट उसका दरवाजा खोला और निकल गए। फॉर्च्यूनर कार का शीशा तोड़कर गाड़ी ले गए वो, और कार चोरी करने के लिए 2 स्कूटी से ये बदमाश आए थे। तो आप देखिए, कितनी कम समय में इन्होंने फॉर्च्यूनर को साफ कर दिया, वहां से लेकर निकल गए। सबसे पहले इन्होंने उसका शीशा तोड़ा और उसके बाद फॉर्च्यूनर लेकर फरार हो गए। देखिए, कानपुर के चकेरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले ये जो 2 चोर थे ये बाइक से आए और उसके बाद एक नीचे उतरा और उसने फॉर्च्यूनर चुरा ली। फिरोजाबाद में हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। डीजल चोरी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। गिरोह के सदस्यों से बड़ी मात्रा में डीजल बरामद हुआ है। डीजल चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिरोह हाईवे पर बसों, ट्रकों और दूसरे वाहनों से ये चोरी करते थे। तो फिरोजाबाद में हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और ये डीजल चोरी करते थे। गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। डीजल चोरी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। गिरोह के सदस्यों से बड़ी मात्रा में डीजल बरामद किया गया है। डीजल चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिरोह हाईवे पर बसों, ट्रकों और दूसरे वाहनों से चोरी करते थे। फिरोजाबाद में हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। डीजल चोर गैंग जो था वो उसके 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं।
गिरोह के सदस्यों से बड़ी मात्रा में डीजल बरामद हुआ है। डीजल चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बादा में पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई। धारदार हथियार से पति और पत्नी की हत्या हुई है। युवक के पिता पर पति और पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पति और पत्नी की हत्या के आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो बड़ी खबर बादा से है, जहां पर पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से दोनों की हत्या हुई है। युवक के पिता पर पति और पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति और पत्नी की हत्या के आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। काशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू हुई है। प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनुमति नहीं दी। पुरोला में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद किया गया है और तनाव को कम करने के लिए महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई। विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत के लिए अनुमति मांगी थी। पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कंपनी पीएसी भी मांगी है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। तो जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद महापंचायत की मांग की गई थी, उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू करते हुए महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है। 15 जून को महापंचायत होनी थी। पुरोला में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है और तनाव को कम करने के लिए महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत के लिए अनुमति मांगी थी। पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कंपनी पीएसी भी मांगी है। देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से विरोध हुआ, जिस तरीके से लोगों को गुस्सा देखने को मिला, इसी को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी 15 तारीख को और उसमें जो नोटिस दिया गया था, लिखा था कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 तारीख तक वो दुकानों को खाली कर दे। दुकानों को लेकर भी विवाद है। तो कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई, हालांकि इस पूरे हालात को देखते और समझते हुए एसपी ने महापंचायत की अनुमति देने से मना कर दिया है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से पूरा मामला लव जिहाद का आया है, इस मामले में पुलिस कुछ करे, जो भी करती है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है, जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी है, क्या ये पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है? बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह की परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो कानून व्यवस्था का मामला सर्वोपरि हो जाता है। और महापंचायत को चूंकि जिला प्रशासन पहले ही उसके आयोजन की अनुमति देने से मना कर चुका है, एक तरह से ये साफ कर दिया गया है महापंचायत के जो आयोजक थे कि यहाँ पुरोला शहर में महापंचायत कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके बाद अभी जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहेला ने वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 144 लागू करने के बाद वहाँ पर जो भी किसी भी तरह की गैदरिंग को नहीं होने दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ ना विचरण कर सकेंगे, ना खड़े हो सकेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उत्तराखंड की छवि यहाँ पर इसको डेंट पड़ सकता है। और जिस तरह की लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उससे लोग उद्वेलित भी हैं, आक्रोशित भी हैं और वो पंचायत करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों की अपनी समस्याएं हैं और प्रशासन के सामने अपनी चुनौतियां हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, ये जो लव जिहाद के मामले आए हैं, इसको लेकर जो लोग पंचायत करना चाहते हैं या जो लोग पीड़ित हैं या पीड़ितों की जो साथ हैं, वो ये सवाल तो पूछेंगे सरकार और पुलिस से कि अगर महापंचायत नहीं हो रही है तो लव जिहाद को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जवाब तो पुलिस और प्रशासन को देना पड़ेगा। हाँ, देखिए, ये चूंकि मुख्यमंत्री ने आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, तो वो उसमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि वे किसी भी तरह से उनके हक हकूक को या उनकी सामाजिक सुरक्षा को या उनकी जो अपना वहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक ताना बाना है, उसको छिन भिन सरकार नहीं होने देगी। तो इस तरह की सारी चीजें वहाँ पर चल रही है और चलने के बाद वह फिर मुख्यमंत्री सरकार इस बात को लेकर कन्विंस करने में जुटी है कि किसी तरह से इन सब चीजों को से निपटा जाए। जी, अब बिल्कुल, ये जो सामाजिक संगठन है, ये जो नोटिस लगाया गया कि 15 जून तक लोग दुकान खाली कर दें, क्या उन लोगों को जो जिनकी दुकानें हैं उनको संरक्षण मिल रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से कि वो अपनी दुकानदारी चला सकें? नहीं, अभी इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आ पाई है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरी नजर रखे हुए है और
इसलिए अब क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की ये हो गई है कि जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की अपनी जो कल्चर है, पुरानी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए और जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की नौबत जो आ रही है वो परिस्थिति किसी भी तरह से उत्पन्न ना हो। तो सरकार इन दोनों चीजों पर काम कर रही है। धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और पुरोला में होने वाली महापंचायत को प्रशासन की इजाजत नहीं मिली है। और चलिए बात करते हैं बस्ती की, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। हरैया थाना क्षेत्र के बगदवा माफी गांव का ये पूरा मामला है। तो बस्ती में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। हरैया थाना क्षेत्र के बगदवा माफी गांव का ये पूरा मामला है। तो जमीन विवाद था और जमीन विवाद के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चलने लगे और इस पूरे विवाद का जो वीडियो है अब वो सामने आ गया है। और बस्ती से बड़ी खबर है। सांसद हरीश द्विवेदी की रामप्रसाद चौधरी को चुनौती सामने आई है। सपा नेता को पूर्व में किए 5 काम गिनाने का उन्होंने चैलेंज दिया है। कप्तानगंज विधानसभा में चौपाल से मंच से उन्होंने चैलेंज दिया। हरीश द्विवेदी का चुनौती देने वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो बस्ती के सांसद हैं हरीश द्विवेदी और उन्होंने सपा नेता रामप्रसाद चौधरी को चुनौती दी है कि उनके किए गए जो पूर्व के 5 काम है वो गिना दें। ये चैलेंज है। कप्तानगंज विधानसभा में चौपाल में उन्होंने चैलेंज दिया है। ओपन जिम बनवा दिया, इंडोर स्टेडियम बनवा रहा हूं, ये मेरे निधि से बन रहा है। बड़ी बड़ी रोडें बनवा दिया, तो सबके सामने है। तो मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी जो जाति की बात करता है वो जाति की बात जाति के विकास के लिए नहीं करता। तो मैं लोगों से कहता हूं भैया, अवसर सबको बस्ती की जनता ने दिया। सर विधायक रहा, कोई किसी के परिवार में कोई एमपी था, कोई एमएलए है। 5 काम अपने निधि का गिना दे और दिखा दी। मैं तो 9 साल के निधि का हिसाब मेरे पास है। हमने छोटा काम किया ही नहीं, देखने वाला किया। ऑडिटोरियम बनवा दिया, ओपन जिम बनवा दिया, इंडोर स्टेडियम बनवा रहा हूं, ये मेरे निधि से बन रहा है। बड़ी बड़ी रोडें बनवा दिया, तो सबके सामने है। तो मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी जो जाति की बात करता है वो जाति की बात जाति के विकास के लिए नहीं करता। तो मैं लोगों से कहता हूं भैया, अवसर सबको बस्ती की जनता ने दिया। सर विधायक रहा, कोई किसी के परिवार में कोई एमपी था, कोई एमएलए है। तो देखिए, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी को आप सुन रहे हैं। उन्होंने सपा नेता को चैलेंज दिया है कि वो 5 काम अपने गिना दे। उन्होंने ये भी कहा कि बस्ती की जनता ने सभी को मौका दिया और काम कौन कर रहा है वो दिख रहा है। और बड़ी खबर संभल से है। मदरसों में योग पर शफीकुर रहमान बर का बड़ा बयान आया है। मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बायकॉट किया। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और शफीकुर रहमान बर्ग ने कहा कि मदरसों और दरगाह में योग दिवस की आखिर आवश्यकता क्या है। उन्होंने सवाल उठाए हैं योग दिवस को लेकर और उन्होंने कहा कि मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बायकॉट होना चाहिए। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। मदरसों और दरगाह में योग दिवस की क्या आवश्यकता है? मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? और शफीकुर रहमान बर के पर बासित अली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। सपा सांसद नहीं चाहते कि मदरसे आगे बढ़ें, इसलिए ऊल जुलूल बयान देते हैं सपा सांसद। भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब लैपटॉप देने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है,
तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है, वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं कि वोट बैंक का दर्द है। योग रखे निरोग और तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है, न पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान, खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।